हेलो। हेलो। हाँ अर्पण जी, मैंने उसको कर लिया है। वो लाइव शायद आ रहा होगा, देखिए आप। नहीं आया है? इसमें तो दिखा रहा है मुझे कि आ रहा है। हाँ। हाँ ठीक है, अब शुरू करूँ? अच्छा ठीक ठीक। अच्छा। दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सारा राय। और सबसे पहले तो मैं आपको आज के दिन 1 जनवरी 2021 का दिन है। नए साल की शुरुआत है। मैं आप सबको बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं देना चाहती हूँ इस नए साल की। और उम्मीद करती हूँ कि ये साल जो है वो पिछले साल के डर और पिछले साल का जो माहौल था उससे कुछ अलग होगा, और उम्मीदें बनेंगी लोगों की। जो एक मौत का साया जैसे मंडरा रहा था हम लोग के ऊपर, वो कुछ हटेगा शायद। तो चलिए देखते हैं, उम्मीद तो है और कि अच्छा अच्छा होगा इस साल, इस यही मनाते हैं। और सबसे पहले तो मैं यहाँ अर्पण कुमार जी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, इस वर्चुअल मंच पर अपनी कहानी पढ़ने का मौका दिया, और मैं यहाँ हाजिर हूँ। शंपा शाह को भी मैं शुक्रिया देना चाहती हूँ, क्योंकि उसके इसरार से मैं यहाँ आई। मैं ज़्यादा मुझे अनुभव नहीं है ये सब करने का। मैं लाइव तो बहुत ही कम, मैं कहीं आती नहीं हूँ, तो उसके कहने से मैं आ गई हूँ। और अब मैं आ गई हूँ तो मुझसे कहा जा रहा है शायद कि मैं 2 कहानियाँ पढूं। और मालूम नहीं 2 कहानियाँ पढ़ना ठीक होगा कि नहीं। मैं पहले एक से ही शुरू करती हूँ, देखें वो कहाँ तक जाती है, क्या होता है। और फिर देखेंगे दूसरी वाली कहानी के बारे में। तो सबसे पहले मैं फिर इस कहानी के बारे में आपको बता दूं जो मैं पहले पढ़ने जा रही हूँ। वो कहानी है, उसका शीर्षक है कम बोलने वाले भाई। तो ये कहानी जो थी ये तद्भव में छपी थी, शायद ये 2017 में, 2017 के नवंबर अंक में छपी थी ये कहानी। तो इस कहानी की ज़मीन छत्तीसगढ़ की है, जो कि शायद अर्पण कुमार जी का भी प्रदेश वही है। तो छत्तीसगढ़ मेरा आना जाना रहा है काफ़ी पहले से, क्योंकि मेरे कुछ करीबी रिश्तेदार और लोग वहाँ रहते हैं, तो मैं गई हूँ। तो वहाँ का जैसा परिवेश है, जो खुली हवा और ज़मीन, उससे कुछ पता नहीं कहानी कहानी कहाँ से आती है, जो ये कुछ ठीक से कहा नहीं जा सकता। मगर मुझको वहाँ पर वो ज़मीन कुछ बोलती हुई सी नज़र आई। और मैंने सोचा कि मैं इस वाली कहानी को, जो मेरे दिमाग में कुछ चल रही थी, उसको मैं वहीं पर लोकेट करूँगी। तो ये कहानी है। इस कहानी का आज का समय जो चल रहा है, पिछला साल जो बीता है, वो एक जो महामारी और मृत्यु का साया हमारे ऊपर मंडरा रहा था। तो इस कहानी के ऊपर भी एक तरह से मृत्यु का ही साया मंडरा रहा है। लेकिन सब कुछ अंधेरा नहीं है, जैसा कि आप देखेंगे कहानी में। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कहानी के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि हर पाठक के लिए कहानी अपनी कहानी होती है। और असल कहानी वही है जो पाठक अपने मन में बनाता है कहानी सुन के। मैंने तो जो लिखा था मैंने लिख दिया, वो मैं चली गई वहाँ से। लेकिन अब जो कहानी चलती है वो पाठक के ही मन में चलती है। और मेरा हमेशा से यही मानना रहा है कि असली कहानी वही होती है। तो मैं कहानी पढ़ना शुरू करती हूँ। ज़्यादा देर करने से क्या फ़ायदा, तो मैं अब शुरू कर रही हूँ। कहानी का शीर्षक कम बोलने वाले भाई है। कम बोलने वाले भाई। वो दूर से चल के आए थे। कम बोलने वाले भाई कम चलते नहीं थे। छड़ी टेकते हुए वो दूर तक निकल जाते। जंगल भी थे और खेत भी। लंबे अरसे से बारिश नहीं हुई थी। सूखी लाल मिट्टी में दरारें पड़ गई थीं।
हवा पीली थी, उसमें गोबर और जलते पत्तों के धुएं की महक थी। दूर पर ठिगने कद की पहाड़ियां दिखाई पड़ती थीं, ढलान और चढ़ाई वाले संकरे रास्ते। पहाड़ियां काली काली सी थीं क्योंकि उनमें लोहा बहुत ज्यादा था, इतना कि वो लोहे की बनी हुई कहला सकती थीं। उन पर कटीली झाड़ियों की कतार थी जो पीठ पर कांटों वाले पाषाण युग के किन्हीं भारी भरकम जानवरों की तरह धीमी चाल से आगे बढ़ती हुई सी दिखती। वो छत्तीसगढ़ का मुरमुंदा गांव था। ऊपर आसमान पर दिन चढ़ता था और उतरता था, अंधेरे और उजाले की विराट भाषा। सड़क के किनारे लाल मिट्टी से बने चींटों के किलेनुमा घर, तालाबों में उगे जंगली कमल, उनके किनारे पीपल और बरगद के पुराने पेड़, पेड़ों पर टंगे पुरखों के श्राद्ध के घड़े, पूरी कायनात जैसे पढ़े जाने के लिए बनी थी। ये सबक पढ़ते पढ़ते कम बोलने वाले भाई की उम्र बीत गई थी। वो इस जमीन को जानते थे। उनका खानदान कई पुश्तों से यहाँ रह रहा था। वे गारे मिट्टी की जुड़ाई और 4-4 फुट चौड़ी दीवारों वाले पुराने घर में गांव के बीचों बीच अंग्रेजों के जमाने से रहते चले आ रहे थे। 4 भाई और 4 बहनों में से 3 बहनें और 2 भाई अभी हयात थे। मौजूदा खानदान में कम बोलने वाले भाई सबसे बड़े थे। मौत का ख्याल उनके जहन के ऊपर जब तब हावी हो जाया करता, तब वो उस ख्याल में उलझ कर किसी और चीज के बारे में सोच नहीं पाते। बहनें घर से निकलती नहीं थीं। भाई, जिनको गांव के लोग ज्यादा बोलने वाले भाई कहते थे, दिन भर आंगन में चारपाई पर लेटे हवा में हाथ उठाए बड़बड़ाया करते। उन्होंने कभी कोई नौकरी नहीं की। उन्हें हाथ धोते रहने की लत थी। हाथ किसी भी चीज से छू जाएं तो उन्हें फिर से धोने की जरूरत महसूस होती। इसी से वो उन्हें हवा में उठाए रहते। उनके हाथ बाकी शरीर के मुकाबले में ज्यादा सफेद हो गए थे। घर के बाहर लगे सरकारी हैंडपंप के आसपास की जमीन सूखने नहीं पाती थी। वहां साबुन और कीचड़ का दलदल सा बना रहता। कम बोलने वाले भाई बरसों तक भूमि अभिलेख अनुभाग में काम करके सेवानिवृत्ति के बाद अपने गांव में आकर बस गए थे। बड़े होने के नाते घर और उसके साथ लगी जमीन भी उन्हीं के नाम थी। वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझते थे। उनके बाद खानदान के बाकी दिन पर दिन बूढ़े और हताश होते हुए लोगों का क्या होगा, ये ख्याल उनके दिमाग को कुतरता रहता, चूहे जैसे तेज दांतों से। मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने का मामूली काम भी शायद उनसे ना हो सके। तब फिर जमीनों पर उन लोगों का नाम कैसे चढ़ेगा? ये काम तो उन्हें खुद अपने जीते जी करा डालना चाहिए। इस तरह के व्यावहारिक मसले उनके दिमाग में उठना लाजमी था। वो अपने पुराने खानदान की तारीख लिख रहे थे, मगर जब वो लिखने बैठते तो यही ख्याल सिर पर मंडराने लगता कि मौतों की फेहरिस्त के अलावा इसमें है क्या। मौत के इस न नकारे जाने वाले सत्य के से जूझने की एक छोटी सी उम्मीद में उन्होंने होम्योपैथी की मोटी मोटी किताबें पढ़ डाली थीं। इन किताबों से डॉक्टरी पढ़ पढ़ कर उन्होंने गांव में, जहां कोई भी डॉक्टर नहीं था और मरीज डोंगरगढ़ जाते थे, वहां के रहने वालों को दवाएं बांटना शुरू किया था। घर के सामने वाली बारादरी में मोटी सी चिक डालकर उन्होंने उसे दवाखाना बना लिया था और मरीज रोजाना इसमें इंतजार करते हुए नजर आते। एक अलमारी में शीशियों में भरी उनकी दवाएं रखी थीं, जिनका इस्तेमाल वो गांव वासियों के लिए किया करते थे। एकाध पते के सवाल पूछने के बाद मरीज का मुंह खुलवाकर
पहली खुराक वो उसमें अपने हाथों से डालते। उनके हाथ के असर पर लोगों को यकीन हो गया था। कस्बे को जाती सड़क पर वो कम निकलते थे। सड़क लंबी और सीधी थी, जैसे अपने ही किसी निजी इरादे पर आमादा। गोंड बस्ती के सामने एक लड़की सड़क के किनारे हैंड पंप पर कपड़े पीट पीट कर धो रही थी। पीछे उसका घर चटक नीले रंग का था। उसके आंगन में केले के पेड़ थे। एक तुलसी चौरा था। सड़क पर कुछ ही दूर जाकर उन्हें जंगलिया मिल गया। जंगलिया का चेहरा और दाढ़ी दोनों काले थे, आंखें भी, जो कि काली और पैनी थीं। उसके हाथ में लंबी सी झाड़ू रहती थी, जिसे वो सार्वजनिक जगहों पर तेजी से दाएं बाएं चलाता, धीमे धीमे सीटी बजाता हुआ निकल जाता। रंगीन मगर फटे हुए थे उसके कपड़े। जंगलिया के पीछे पीछे गांव के बच्चों का एक झुंड चल रहा था। जंगलिया जंगलिया, मुला एक गाना सुना दे, बच्चे एक स्वर होकर चिल्लाए। कम बोलने वाले भाई को देखकर जंगलिया ने हल्का सा सिर झुकाया, मगर हाथ नहीं रोका। बच्चों से घिरा मुस्कुराता हुआ वो आगे बढ़ता रहा। कम बोलने वाले भाई तो कम बोलते ही थे, और आज वो जरूरी काम पर निकले थे। उन्हें एक बात सूझ गई थी। पूरे 1.5 घंटे चलने के बाद आखिर वो मंजिल पर पहुंचे। दम भरने को रुके तो बरामदा सामने दिखलाई दिया। बरामदा काले पत्थर का था, छत खपरेल की थी। एक दरवाजा सागवान की मोटी बल्लियों से बनी चौखट वाला, जो फिलहाल खुला था। खुले दरवाजे के माथे पर जंग खाई हुई पतली सी पट्टी पर लिखा था, जन्म और मृत्यु पंजीकरण कार्यालय। वे दाखिल हुए। मुरमुंदा से डोंगरगढ़ की दूरी लगभग 6-7 किलोमीटर की, और वो पैदल चल के आ गए। एक बार भी कदम नहीं लड़खड़ाए, न चक्कर आया। वो अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं लगा। नगर निगम का कार्यालय वैसा ही था जैसा छोटे शहर के नगर निगम के कार्यालय हुआ करते हैं। दफ्तर की अंदरूनी दीवार में बने खांचों में ऊपर तक लदे बदरंग कागजात पर जमी हुई धूल की तह, पुरानी फाइलों में दर्ज जिंदगी और मौत की तफसील, एक बोझिल सी महक पूरे माहौल पर छाई हुई थी, जो कि धरती पर बच गए किसी प्राचीन जानवर की तरह कल, आज और कल के बीच आवाजाही करती सी जान पड़ी। नीम अंधेरे में तकरीबन छत की ऊंचाई पर बने रोशनदान में से दबे पांव दाखिल होकर रोशनी का एक शहतीर धुंधलके के दरिया पर ठहर गया। कमरे का सामान जैसे इसके इर्द गिर्द नाचने लगा। कुर्सियां, मेजें, बेंचें, दीवार में बने ताक और आले सभी अंधेरे में से आगे आगे बढ़कर आंखों को नजर आने लगे, और सोए हुए कोनों में लटकते लंबे मकड़ी के जाले जैसे कितने उलझे उल्टे उगे हुए रात के पेड़। कम बोलने वाले भाई की आंखों के सामने अजब नजारा था। सारी कुर्सियों पर काले कोट टंगे हुए थे, और कोट पहनने वालों का अता पता नहीं। फिर भी वो कमरे के बीचों बीच रखी मेज के सामने आकर खड़े हो गए, और एक भारी सी आवाज में, जो कि बाहर से ज्यादा अंदर को गूंजती मालूम हुई बोले, मौत का प्रमाण पत्र चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट। कुर्सी पर टंगे कोट ने जवाब नहीं दिया, मगर दफ्तर के सबसे पीछे वाले अंधेरे कोने से आवाज आई, क्या चाहिए, जरा ऊंचा बोलिए। अंधेरे में से एक धुंधला सा साया नमूदार हुआ, जिसका हुलिया यकीनन इंसानी था। उन्होंने अपना जुमला दोहराया, मौत का प्रमाण पत्र चाहिए। आदमी शायद वहां का मुंशी था। वो सामने एकदम पास आ गया। उसके दांत पान से लाल हो रहे थे। मिट्टी कहाँ हुई है? अभी हुई तो नहीं है। क्या कहा? थोड़ा ऊंचा बोलो दादा। मौत अभी हुई नहीं है। मुंशी ने अपने पीछे दीवार पर लगे स्विच को दबाया तो एक नंगा बल्ब, जो कम बोलने वाले भाई के सिर के ठीक ऊपर लगा था,
जल उठा और कमरे में एक मरियल सा पीला उजाला फैल गया। इस उजाले में मुंशी ने उन्हें गौर से देखा। एक लंबा दुबला पतला आदमी, उम्र होगी 60 के ऊपर ही, आंखें कुछ अंदर को धंसी हुई, उनके ऊपर घनी भौहों का उलझेरा, चेहरा पीला, वो भी लंबा, बांस जैसे शरीर पर लंबा सा खद्दर का कुर्ता, कुल मिलाकर एक लंबा इंसान। मौत नहीं हुई, इसका मतलब क्या है? कहीं कोई कत्ल का मामला तो नहीं है? मगर सामने खड़े आदमी के चेहरे से शराफत टपक रही थी। वो कातिल तो हो ही नहीं सकता। फिर दिमाग में जैसे बत्ती सी जली। ओह, सन की, जरूर सन की है वो। अच्छा, तो मौत अभी नहीं हुई, होने वाली है। मरना हर हालत में है। किसकी मृत्यु का प्रमाण पत्र चाहिए? मेरी। ओह, आप ही की। उसकी आवाज नीची हो गई, जैसे कोई राज साझा कर रहा हो। अपना जीवन प्रमाण पत्र लाए हैं? जीवन प्रमाण पत्र? मगर मैं तो यहां खड़ा हूं, तुम्हारे सामने। आप यहां खड़े तो हैं जरूर, मुंशी बड़े प्यार से बोला, मगर पंजीकरण के लिए आपके जीवित होने का लिखित सबूत चाहिए। मेरी उम्र 64 साल की हुई, क्या मैं झूठ बोलूंगा? आप पैदा कहाँ हुए? इलाहाबाद में, मगर मरने के लिए डोंगरगढ़ चले आए। वैसे मैं रहने वाला तो मुरमुंदा गांव का हूं, कई पुश्तों से हम लोग वहां हैं। पैदा मैं ननिहाल में हुआ था, हम लोग पठान हैं। तो चलिए, फिर तो मुरमुंदा से ही स्वर्ग सिधारिएगा, या जैसा आप लोग में कहते हैं जन्नत, जन्नत चले जाइएगा। अभी कुछ मालूम नहीं है, मर तो कहीं भी सकता हूं, और जहां तक जन्नत का सवाल है, मुझे उसके होने पर शक है, कम बोलने वाले भाई ने धीमे से कहा। अच्छा, तो जहां मरो वहीं से प्रमाण पत्र बनवा लेना। मुंशी थोड़ा खींच रहा था। बनवा तो लूं, मगर जब रहूंगा ही नहीं तो बनवाऊंगा कैसे? उनकी समस्या सचमुच की थी। जब रहेंगे ही नहीं तो प्रमाण पत्र कैसे बनवाएंगे? अच्छा, ये सब कहाँ और कैसे मैं नहीं जानता, अब यहां से चलिए आप। मुंशी ने जैसे हिसाब की बही बंद कर दी। कहाँ? कहाँ कहना तो मुश्किल है, मगर आपने कैसे का नाम लिया तो मैं बता सकता हूं कि। वो पल भर को रुके। क्या बता सकते हैं आप? बता सकते हैं तो बताते क्यों नहीं? मुंशी को गुस्सा आ रहा था। कम बोलने वाले भाई थक गए थे और इतना बोलने की उन्हें आदत भी नहीं थी। उन्होंने कहा, तुम तमीज से बात नहीं कर सकते तो मैं चलूं? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। अब आप बता ही डालिए, आप क्या कह रहे थे? मुंशी ने थोड़ी उत्सुकता से कहा। मरने के नए नए तरीके निकल आए हैं। उन्होंने सांस अंदर को खींचकर फुसफुसाते हुए कहा, तो लगा कि महज हवा की सरसराहट है। लेकिन मैं पुरानी मौत चाहता हूं, एक सीधी सादी मौत, वही बेहतर है मेरे लिए। वो धीमे से शर्मिंदा से अंदाज में बोले, जैसे कि वो मृत्यु का प्रमाण पत्र नहीं, मृत्यु को ही मांगने आए हों। नया सामान नहीं, उन्हें पुराना सामान चाहिए। मुंशी उनका मुंह देखता रहा, बोला कुछ भी नहीं। वो बाहर आ गए। उन्होंने निगाह ऊंची करके करके देखा। दूर पर काली काली सी पहाड़ियां, सामने पतली सी सड़क जो कि एक छोटी सी मुकामी नदी को लांघते हुए पुल से होकर जाती थी। नदी में पानी का नाम नहीं था, और जैसे पानी की खोज में निकली पथरीली रेत की सफेद नदी अपना बदन तोड़ती मरोड़ती बल खाती पहाड़ी के पीछे गायब हो गई थी। चट्टानों की तह में से रंग बिरंगे गिरगिट निकलकर पुरानी झाड़ियों की ऐंठी हुई जड़ों के बीच यहाँ वहां पड़े थे। सड़क पर कोई नहीं था। कड़ी धूप, दोपहर हो चली थी। दिन चमकते हुए टीन की चादर में तब्दील हो गया था। बबूल के कंटीले पेड़ों पर से गरम लहरें सी उठती हुई मालूम हो रही थीं। बादल के कोई आसार नहीं। उनका सिर चकराने लगा।
सड़क के किनारे बबूल की छोटी सी छाया में वो बैठ गए। उनकी आंखों में अंधेरा नाच रहा था। सामान्य होने में थोड़ा वक्त लगा। तभी दूर पर काली परछाई जैसी एक लकीर उन्हें दिखलाई पड़ी। उन्हें शक हुआ कि ये उनकी चौंधियाई हुई आंखों का वहम तो नहीं। जहां सड़क नीचे झुके आसमान से मिलती हुई मालूम देती थी, वहीं पर पतली सी चाकू की धार जैसी लकीर सिहर रही थी। कुछ देर देखते रहने के बाद गायब होने के बजाय वो और साफ हो गई, पास चली आई। फिर थोड़ी ही देर में परछाई टूटकर धुंधले से धब्बों में बंट गई। पहचान में आने लगी। कुत्ते, सड़कीले कुत्ते, उन्होंने सोचा, मगर इतनी तादाद में? 9, 10, 12, उनकी सही गिनती करना मुश्किल था। वे तेजी से दौड़ते हुए चले आ रहे थे। उनके नाखूनों और पंजों की खुरचती खड़खड़ाती आवाज उनके कानों में आई। तूफान जैसी तेजी से वे करीब आ गए। उनके आने से हवा पर उड़ता एक इशारा, खून और गर्म रुआं और झाग और पेशाब, एक आदिम वहशी गंध जो उनके नथनों में एकदम से घुसी, वे इतने करीब थे। उन्हें लगा कि सड़क के तारकोल पर उनके पंजों से चिंगारी पैदा होगी या शायद बिजली, मगर धूल के कांपते हुए गुबार में किसी बुरे ख्वाब की तरह वे उनकी आंखों के सामने से गुजरे। इतनी ही देर में उन्होंने कुत्तों को गौर से देख लिया। पीली आंखें जो उन्हें घमंडी भी लगीं और चोट खाई हुई भी, खड़े कान, काली पीठ पर रोएं से हटते हुए जैसे किसी अंदरूनी आग से दहक रहे हों। गरम भाप का स्पर्श जैसे उन्होंने अपनी गर्दन पर महसूस किया और उनके जहन में ख्याल आया कि शायद वो कुत्तों के मुंह से निकली हुई सांस है। फिर कुत्ते तेजी से गायब हो गए और कम बोलने वाले भाई सड़क पर झुके आसमान को तकते रहे, जिसमें बादल का नामो निशान नहीं था। वो जिस तरफ गए थे वहीं से एक औरत आती हुई दिखाई दी। उसकी पीठ पर सूखी लकड़ियों का एक गट्ठर था, जिसके वजन से वो लगभग दोहरी हो झुकी हुई थी। लकड़ी जलाने के लिए, उन्होंने मन ही मन सोचा। वो पास आ गई तो वो इतनी बुढ़ी नहीं थी जितनी दिख रही थी, बल्कि किस उम्र की थी कहना मुश्किल था। धूप और तपिश से उसका चेहरा तांबे के रंग का हो गया था। बेचैनी में वो उठ खड़े हुए। तुमने उन्हें देखा? एक रौ में उन्होंने पूछा। उसने ऊपर देखा। उसकी आंखों में प्रश्न नहीं था, न जवाब। तुमने उन कुत्तों को देखा? वो नहीं समझी। अभी जो गए हैं। कुकुर, उन्होंने जोर देकर दोहराया। ओ कुकुर मनलाते देखे हस। उसने नहीं में सिर हिलाया तो उसके तार जैसे मुड़े हुए बालों में हल्की सी हरकत हुई। वो बोली कुछ भी नहीं। थोड़ी दूर पर लकड़ी के बाड़े से घिरी उसकी झोपड़ी थी, जिसके अंदर वो घुस गई। कम बोलने वाले भाई घर पहुंचे तो दवाखाने के सामने इमली की छाया में कई मरीज इंतजार करते हुए मिले। बरामदे में 2 बछड़े थे और एक गाय जो जुगाली कर रही थी। आज दवा मिलेगी? मरीज ने पूछा। हाथ से उसको रुकने का इशारा करके वो घर के अंदर चले गए। सहन में बिछी खटिया पर ज्यादा बोलने वाले भाई यानी शाकिर मियाँ दोनों हथेलियां बदन से अलग हवा में उठाए लेटे थे। वो आसमान की तरफ देख रहे थे। आसमान में चीलें गोल गोल चक्कर काट रही थीं। वो इतनी नीचे थीं कि उनकी परछाई खटिया के इर्द गिर्द नाच रही थी। शाकिर मियाँ ने भाई को आते देखा। उनकी आंखों में अब भी चीलें ही थीं। कनाडा कहाँ है? उन्होंने एकदम से पूछा। क्या वो कोई मुल्क है? कम बोलने वाले भाई के जवाब देने से पहले ही वो फिर बोले, जैसे कोई जरूरी खबर सुना रहे हों। ओहायो से एक पुल जाता है जो कनाडा में खुलता है, एकदम सीधा। मगर कनाडा है कहाँ? ओहायो, कनाडा।
वो फिर आसमान को देखने लगे, जिसमें चीलें अभी तक नाच रही थीं। कम बोलने वाले भाई ने बोलने से पहले गला खखारा, मगर कुछ नहीं बोले। सहन के दूसरे सिरे पर एक दरवाजा था, जिसकी तरफ कम बोलने वाले भाई बढ़ गए। दरवाजे के पार कमरे में से उन्हें हल्की सी कराह सुनाई पड़ी थी। फिर दांतों के बीच से हवा के गुजरने की सी आवाज, जैसे किसी ने ठंडी सांस ली हो। दरवाजे की ऊंचाई कम थी। वो सिर झुकाकर अंदर घुसे। कमरे के अंदर अंधेरा था। अंधेरे के काले दरिया पर एक बड़ी सी मसहरी तैर रही थी। मसहरी के नीचे एक खातून लेटी थी। कम बोलने वाले भाई की बहुत पीछे छूटी हुई जवानी में शादी हुई थी। बीवी के साथ रहते हुए उन्हें 40 साल हो गए थे। फिर भी वो उनके लिए पहेली बनी हुई थी। वो जितनी लंबी थी उतनी ही चौड़ी भी। पूरा पलंग इनके जिस्म से भर गया है, उन्होंने हैरानी में सोचा। मगर ये उनका वहम था, परछाई का एक फरेब। फिर भी वो बेइंतहा मोटी थी। ये कब और क्यों कर इतनी मोटी हो गई? हैरत भरा सवाल उनके जहन में उठा, मगर उन्हें इससे कम मोटा देखना अब याद नहीं आया। खातून ने ठंडी सांस भरी। वो एक नाजुक सी आवाज थी जो उनके चौड़े गले से निकलकर फिर उसी में समा गई। यही आवाज थी जो कम बोलने वाले भाई ने बाहर से सुनी थी। एकदम से थकान, अफसोस और एक उलझी हुई चाहत ने उन्हें झकझोरा। वो जिन्हें समाज के कानून ने कम बोलने वाले भाई की संगनी बनाया था, उनके सुख और दुख की साथी जानलेवा बीमारी के शिकंजे में फंसी यहाँ लेटी थीं। अपना और उनकी नश्वरता का एहसास उन्हें रोज दिलाती हुई, और दवाओं के अपने सारे इल्म के बावजूद वो उनके लिए कुछ कर पाने में नाकाम थे। जहां आरा, उन्होंने शिकस्ता सी आवाज में पुकारा। दर्द ज्यादा है? दवा भेजूं? उनके मोटे गले से आवाज निकली, जो कि हाँ भी हो सकती थी और ना भी। बाहर 2 मरीज अभी मौजूद थे। दरवाजे का खटका खोला तो वे अंदर आ गए। एक मरीज था और एक उसका साथी। इतनी गर्मी के बावजूद मरीज काला कंबल लपेटे हुए था। पूरा चेहरा नहीं दिख रहा था, पर गाल पर एक लंबे घाव का निशान उन्हें दिखा। मरीज का मुंह रोशनी की तरफ घुमा के उन्होंने हलक का मुआयना किया। फिर तमतमाते हुए माथे पर हाथ रखकर पूछा, कब से बुखार है? मरीज ने जवाब नहीं दिया। उसका साथी बोला, ये मेरा मौसेरा भाई है, इसका गांव यहां से बिल्कुल करीब है। कब से? उन्होंने प्रश्न दोहराया। रात से बुखार बड़े तगड़े में पकड़े है और भोर में इसे घर जाना है। गला बहुत खराब है। किसी कारखाने में काम करते हो? नहीं, कारखाने में काम नहीं करता, खेती करता है। कभी कभी बीड़ी पी लेता है। साथी फिर बोला। मरीज चुप था। नाम? नाम तो अच्छा, दद्दा लिख दीजिए। साथी की आवाज बुझी हुई थी। दद्दा? बस? हाँ, बस दद्दा। उन्होंने एक शीशी से उसके मुंह में सफेद गोलियां डाली और कागज के पुर्जों में खुराक बांधते हुए कहा, सुबह शाम 5 दिन। ज्यादा बीड़ी नहीं पियोगे तो ठीक हो जाओगे। वे चले गए। कम बोलने वाले भाई ने अपनी पत्नी के लिए दवा की खुराक बनाई और अंदर सहन में पहुंचे। बड़ा सा सहन था। उसके एक सिरे पर बहुत ही पुरानी मोटे तने वाली चमेली की बेल थी। सहन के चारों तरफ कमरे मिट्टी और भूसे के बने हुए। छतें खपरेल की थीं और खपरेल के नीचे नीचे बिछे भूसे में हजारों की तादाद में चूहे रहते थे। चौड़ी दीवार के अंदर भी उन्होंने सुरंगों का जाल बिछा रखा था। उनकी खटर पटर और कुछ कुतरे जाने की खुफिया आवाजें रात भर सुनाई देती, मगर कोई कुतरा हुआ सामान कभी मिलता नहीं था। चूहों का पूरा मोहल्ला वहां आबाद था।
दिन में वे खामोश थे। फूस की छत वाले बावर्ची खाने में उनकी 2 बहनें और एक भांजी मौजूद थीं। भांजी जवान थी मगर बूढ़ी दिखती थी। उसके चेहरे का पानी उतर गया था। दाल पक गई? कम बोलने वाले भाई ने पूछा। चूल्हे के आगे मजली आपा थीं। वो किसी मोटे सूती कपड़े का घर पर सिला गरारा पहने थीं, जिसका नीला रंग उड़कर फीका पड़ गया था। वो बोली कुछ नहीं मगर सिर उठाकर भाई को देखा। वो चश्मा लगाती थी और चश्मे के पीछे उनकी बड़ी बड़ी आंखों से की पुतलियां सुरमई रंग की थीं। किस पुष्ट में सुरमई रंग काले पर हावी हुआ होगा? कम बोलने वाले भाई को लगा कि आंखों का जिक्र खानदान की तारीख में कहीं आना चाहिए। किसी और की पुतलियां इस रंग की नहीं थीं। एक पतले लोहे के पाइप के टुकड़े को उठाकर मझली आपा ने कोयले की बुझती आग को फूंका तो उसमें से खोखली सी आवाज आई। आवाज सुनकर बड़ी आपा चौंक गईं। उनका शरीर गोल मटोल था और उम्र में बड़ी होने के बावजूद वो मझली से छोटी लगती थीं। उनको डर लगा करता था। शाम से ही अंधेरा होने से पहले वो रात का खाना खाकर अपने कोठरी नुमा कमरे में चली जाती। कमरे में मकड़ी के जाले इतने थे कि उनके बिस्तर के इर्द गिर्द मुलायम हवाई जाले जाले के पर्दे नरम दाढ़ियों की तरह लटक गए थे। वो कमरे में किसी को आने नहीं देती थीं और वहां सफाई भी कभी नहीं होती। बड़ी आपा सिर टेढ़ा करके कुछ सुनने लगी। सुना? उन्होंने भर्राई हुई आवाज में पूछा। क्या सुना? वो लोग फिर आ रहे हैं। कौन लोग? वही, वो बंदूक वाले। सुना नहीं? अभी गोली चली है। नहीं तो बड़ी आपा, हवा है, तेज हवा चल रही है। जंगल में सूखी डालें टूटती हैं, उन्हीं की आवाज है। कहीं बत्तख का शिकार करने वाले तो नहीं आ गए हैं? चट्टानों को बारूद से उड़ाकर सड़क बना रहे होंगे, भांजी बोली। नहीं, कम बोलने वाले भाई ने धीमे से कहा। फोर्स वाले चांदमारी कर रहे हैं। चांदमारी? बंदूक निशाने पर चलाने की आजमाइश। क्यों? जवाब में जंगल की अस्पष्ट आवाजें सुनाई दी। पत्तों का सरसराना, झींगुरों की झनकार और वो च्यूएट च्यूएट बोलने वाला कीड़ा जो हमेशा आंखों से ओझल रहता था, लेकिन वो कान और दिमाग में बचती खून की रफ्तार भी हो सकती थी। बड़ी आपा हकबका कर चुप हो गईं। खाना खाकर कम बोलने वाले भाई बाहर सहन में निकल आए। उनके हटते ही औरतें पतली ऊंची आवाजों में बोलने लगीं। उनकी आवाजें सहन की चमेली में शाम के वक्त चहचहाती गौरैयों से मिलती हुई मालूम पड़ी। सहन के एक किनारे चौकी पर आज का अखबार रखा था। खोला तक नहीं गया था। उसे उठाकर वो पीछे की तरफ अपने दफ्तर में पहुंचे। इस कमरे की खिड़की से नाटे खजूर के पेड़ों का छितरा हुआ सा झुरमुट दिखता था। उसके पीछे सूखी सूखी लाल मिट्टी का फैला हुआ वीराना। अलमारी से उन्होंने अपने खानदान का अधूरा शिजरा निकाला। उसे आगे बढ़ाने के इरादे से उन्होंने उससे जूझना शुरू किया, मगर मायूसी ही हाथ आई। बेचैनी के एक झोंके में वो बाहर आ गए और बाई के खेत के सामने वाली जमीन पर टहलने लगे। उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखा, जिसमें पंछियों का एक हुजूम गोल गोल परवाज कर रहा था। ये आसमान पंछियों का दायरा है, उन्होंने अपने आप से कहा। इस खुलेपन से ही वो अपनी खुराक लेते हैं और अपनी खुशी हासिल करते हैं। यही उनकी विरासत है। उनके फैले पंखों को आसमान खूबसूरती देता है और बोली को मीठा सुर। एक बड़े से आईने के ये चमकते हुए टुकड़े हैं इस शानदार कायनात का एक जरूरी हिस्सा। उन्होंने अपनी मायूसी को कम होते हुए महसूस किया। वो खुश हो गए, लगभग खुश, मगर तभी उनके जहन में उभरा पारदर्शी आईना झन से टूटा। उन्हें एक लंबी सी चीख सुनाई पड़ी थी, किसी बच्चे की सी ऊंची पतली चीख।
वो पहाड़ियों और जंगल के साएदार पेड़ों की फुनगियों पर से गूंजती दर्द का अपना तकाजा लिए इंद्रियों के जरिए खून में उतरने लगी। कोई उसे अनसुना कैसे कर सकता था? उन्होंने इधर उधर सिर घुमाकर देखा, तब वे उन्हें दिखे। वही कुत्ते, एक बुरे ख्वाब की तरह जो आंखें खोल लो तब भी दिखाई देता रहता है। वे वहीं जमा थे, बबूल की छाया में, 5-6 कुत्ते। एक छोटे गरीब से कुत्ते को उन्होंने मिलकर घेरा था। वही पीली सी मरियल कुतिया थी जिसने उनके घर के पीछे झाड़ी में बच्चे दिए थे। दुम पैरों के बीच दबाए वो वहां से सटकना चाह रही थी, मगर कुत्तों ने उसे घेर रखा था। उनको फिर वहशत ने घेरना शुरू किया, जैसे कि वो एक बंद मुट्ठी की गिरफ्त में कसे जा रहे हों। कम बोलने वाले भाई ने अपनी आवाज ऊंची करके कहा, हट हट, और एक ढेला उठाकर कुत्तों की तरफ फेंका। मगर वो थोड़ी दूर पर जाकर गिर गया और उनकी आवाज गहराते सांझ की तेज होती हवाओं पर बहकर कहीं खो गई। कम बोलने वाले भाई तालाब तक टहलने निकल गए। तालाब में कमल थे और एक टांग पर चुपचाप खड़े बगुले अंतर्ध्यान। वहीं पर नीची सी दीवार से घिरा कब्रिस्तान था। कब्रों पर कोई निशान नहीं थे, बस जमीन के हल्के से उभार से अंदाजा होता था कि कब्र कहाँ है। मैं भी यहीं लेटूंगा, उन्होंने अपने आप से कहा। वो फातिहा पढ़ने का अपना इरादा टटोल रहे थे कि जंगलिया जल्दी जल्दी चलता हुआ आता दिखा। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। तालाब में एक आदमी पड़ा है, उसने हाँफते हुए कहा। मरा हुआ आदमी। तालाब के दूसरे छोर पर भीड़ थी। ताल की सतह पर हिलोरें नहीं थीं। वो एकदम समतल और चमकदार था, जैसे पानी का एक बड़ा सा आईना। उन्होंने पानी में झांका, फिर एकदम से पीछे हट गए। उनका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उन्हें लगा कि पानी में वे खुद हैं, मगर वो पानी में उनकी परछाई थी। वो सचमुच घबरा गए थे। दोबारा देखा तो तालाब की उलझी हुई घास में फंसा हुआ काला कम्बल पहले दिखाई दिया। फिर उसका चेहरा, गाल पर चोट का निशान साफ दिख रहा था। पानी से सिकुड़कर उसकी खाल पर झुर्रियां पड़ गई थीं। वो स्तब्ध रह गए। ये तो वही था। कुछ ही घंटों पहले तो वो उनके दवाखाने में आया था। उसके बाल पानी में बहते हुए से मालूम दे रहे थे, जबकि पानी हिल नहीं रहा था। दद्दा, उनके मुंह से एक शब्द का सवाल फूटा। ये मर कैसे गया? आप इसे जानते हैं? किसी ने पूछा। मेरे पास दवा लेने के लिए आया था। पास के गांव का रहने वाला है, खेती करता है। अपने मौसेरे भाई के साथ था। भोर में इसे घर जाना था, उन्होंने भीड़ को समझाते हुए कहा। भीड़ का चेहरा बंद दरवाजे की तरह था। किसी ने कुछ नहीं कहा। लोग तितर बितर होने लगे। वो लौटने को हुए तो कम बोलने वाले भाई के कदम लड़खड़ाने लगे। एक बेचैनी उनके अंदर से उठ रही थी। वे वहीं बैठ गए, जमीन पर। दूर पहाड़ी पर माँ बमलेश्वरी के मंदिर पे सूरज डूब रहा था। एकदम लाल आसमान, जैसे उसमें आग लगी हो। चट्टान से लुढ़क कर बड़े बड़े पत्थर अजब मुद्राओं में पहाड़ी पर अटक गए थे, किसी राक्षस के खिलौनों की तरह, जिन्हें खेलने के बाद वो हटाना भूल गया हो। पत्थरों के ऊपर गिरगिट सिर उठाए आखिरी धूप को अपना फैसला सुना रहे थे। पुराने खून जैसे लाल और रात से ज्यादा काले चट्टानों के रंग में अपना रंग मिलाते उन्होंने शक से आच्छादित अंधी आंखें ऊपर उठाई, विचार मग्न भारी सर निंदा में हिलाए। चट्टानों में पैदा हुए चट्टान जैसे ही प्राचीन वो आदिकाल के अवशेष थे, उन बर्बाद घरानों के वंशज की तरह जिनकी शान स्मृति बनकर रह गई। वे क्रूर थे और कठोर, अवसाद में डूबे हुए, जैसे किसी बहुत पुराने अक्षम्य अपराध को भून रहे हों। कम बोलने वाले भाई सड़क के किनारे लेट गए थे।
रात हो गई, 10, फिर 11, फिर 12 बज गए, तब भी वे वहीं लेटे रहे। उनकी आंखें बंद थीं। उन्होंने नहीं देखा कि रात के अंधेरे में से हजारों छोटे छोटे उड़ते हुए सितारों की तरह जुगनू आकर आम और महुए के पेड़ों पर टिमटिमाने लगे थे। धरती ठहरी हुई थी। चारों दिशाएं खामोश थीं, जैसे सांस रोके किसी चीज का इंतजार कर रही हों। मैदान के सिरे पर जुगनुओं की झमझमाती चादर में से कभी 8-10 जुगनू अलग होकर चिंगारियों की तरह हवा में उड़ने लगते। जुगनुओं के अलावा और किसी चीज में हरकत नहीं थी। हवा नहीं चल रही थी। रात काली थी। कम बोलने वाले भाई की आंखें अब भी बंद थीं। उन्होंने जुगनुओं को जुगनुओं का चमकना नहीं देखा। वो गहरी नींद सो रहे थे। शुक्रिया। ये पहली कहानी थी। इसका आज का समय तो हम जानते हैं किस तरह का समय है। उस कहानी को लेकर, इस कहानी में उस समय को लेकर मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जब मैंने इसको लिखा। और छत्तीसगढ़ का इलाका हम जानते हैं, वहाँ किस तरह के साए उसके ऊपर मंडरा रहे हैं, हम ये भी जानते हैं। तो ये सब सवालों को लेकर मेरे मन में ये कहानी आई, तो मैंने इसे लिखने की कोशिश की है। अब इसके आगे का काम तो पाठक का है। अभी इसको पढ़ते हुए मुझे 41 मिनट लग गए, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं दूसरी कहानी पढ़ूं या ना पढ़ूं। मगर मुझसे कहा गया है कि शायद 1.25 घंटे या 1.5 घंटे तक का प्रोग्राम होना है, तो मुझे लगता है मैं शायद दूसरी वाली भी पढ़ ही डालूं। 2 कहानियां मैंने अपने सामने रखी हुई हैं जो मैंने सोचा था मैं आज पढ़ूंगी, तो दूसरी वाली कहानी मैं अब शुरू करती हूँ। दूसरी वाली कहानी भी इत्तेफाक से तद्भव में ही छपी है। ये छपी है जून 2019 में ये कहानी छपी है। इसका ये बिल्कुल दूसरे तरह की कहानी है। इसकी ज़मीन मेरा अपना शहर इलाहाबाद है, और इस कहानी का शीर्षक है सीमा रेखा। सीमा रेखाएं बहुत तरह की होती हैं। एक तो मानसिक सीमा रेखा हो सकती है, या भौगोलिक सीमा रेखा हो सकती है। कभी कभी समय की सीमा रेखाएं होती हैं। हमारे अपने जीवन में एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाने के बीच एक सीमा रेखा होती है। तो ये जीवन का एक बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है। ये सीमा रेखा जो है वो हर जीवन में अपने तरह से आकर गिरती है। तो इस सीमा रेखा को लेकर मैंने पुरानी दोस्ती और उसमें किस तरह की सीमा रेखाएं हैं, और एक जो अभी जब ये कहानी मैंने लिखी थी तब मैंने नहीं सोचा था, लेकिन इस कहानी के बाद जो सबरीमाला मंदिर वाला किस्सा हुआ, जिसमें कि 10 साल के ऊपर की लड़कियों को मंदिर में जाना मना था, क्योंकि वो जब उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है तो वो अपवित्र मानी जाती हैं। जब मैंने ये कहानी लिखी थी तो ये हुआ नहीं था तब तक, तो ये पता नहीं कैसे मैंने ये कहानी, लेकिन बाद में मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल मेरी कहानी की तरह हो गया। तो इसमें वो चीज़ होती है जो लड़की का पहला एक पीरियड, मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, उसके बारे में भी है। और वो भी एक तरह की सीमा रेखा है जो कि बचपन और जवानी के बीच वो सीमा रेखा ऐसी बन जाती है। तो उसको लेकर और कई और तरह की सीमा रेखाएं हैं जो कि पाठक या श्रोता आप लोग इसको देखकर खुद समझेंगे कि किस तरह की सीमा रेखाएं हैं इसमें। और तो मैं कहानी शुरू करती हूँ। सीमा रेखा। एकदम से वो दरवाजे से बाहर निकली, दूर से आई हुई कोई प्रवासी चिड़िया। अगर मैं तुम्हें न पहचानूं तो बुरा मत मानना, उसने आते ही कहा। सफेद दरवाजा मैला होकर सफेद नहीं रह गया था।
सफेद दरवाजा सफेद नहीं था, उसके ऊपर रंगा बड़ा सा लाल गोला था। मुन्नी ने दरवाजा बंद किया तो उसके दोनों पट आकर मिल गए। गोला अब आधा नहीं पूरा दिखने लगा। मुझे वो याद था। 40 साल में उसका रंग फीका नहीं पड़ा था। वो बीच वाले गोल कमरे का मुख्य दरवाजा था। कमरे के दोनों तरफ 2 छोटे दरवाजे भी थे। उन पर भी लाल गोला बना था, थोड़ा छोटा। और दरवाजे के बाहर वो धूल भरा सीमेंट की फर्श वाला बरामदा, जहां बैठकर मुन्नी की मैया उसके चेहरे पर मलाई रगड़ती थीं कि इस तरह वो गोरी हो जाएगी। मुन्नी का रंग पक्का था, बिल्कुल नहीं बदला था। उसकी खाली खाली सी आंखें मेरे चेहरे पर आकर ठहरी। लंबा सफर करने के बाद अंदाजा लगा रही हूं कि कहां पहुंची हैं। उसके बराबर के पीले दांतों पर कलौंच छा गई थी। नीचे वाली कतार में 2 दांत गायब थे। एक काली सी अनुपस्थिति जो कि दांतों के आकार की गुफा जैसी लगती थी। उसके कत्थई होंठ बीच से हल्के गुलाबी होकर एक छोटी सी चोंच में मिल गए थे। मुझे फिर प्रवासी चिड़िया का ख्याल आया। चिड़िया का नाम फिलहाल याद नहीं आ रहा था। उसका शरीर सिकुड़कर और छोटा हो गया था, बल्कि जबकि मुझे पहले से ही वो छोटी सी याद थी। मुझे माफ करना, मेरी याददाश्त गड़बड़ा गई है। करीब आकर उसने अपनी बाह मेरी बाह में फंसा ली। वो मुश्किल से मेरे कंधे तक आती थी। मगर तुम्हें तो मैं जानती हूं, फिर उसने खुशी से कहा। मुझे बहुत पुरानी बातें याद रहती हैं, जबकि मैं कल की पिछले घंटे की बातें भूल जाती हूं। मेरा इलाज चल रहा है। मेरा ध्यान बार बार उसके गायब दांतों पर चला जाता था। पिछली बार जब हम मिले थे तब भी उसने ठीक यही कहा था। माफ करना अगर मैं तुम्हें ना पहचानूं, मेरी याददाश्त गड़बड़ा गई है। मगर तुम्हें तो मैं जानती हूं। वो 20 साल पहले था। अपने घर के सामने वो रिक्शे से उतर रही थी। एक पीली सी इमारत जिसकी दीवारों पर काई की काली काली झाई छा गई थी। फाटक के दोनों खंभों पर नुकीले दांत दिखाते हुए पत्थर के शेर। इमारत की ऊंची दीवार पर लगभग छत के ही पास गहरे अंधे रोशनदान थे। बरसों से उनके शीशों पर दाग लगते लगते उनका रंग बदल गया था। वे पीले पड़ गए थे। ज्यादा रोशनी अंदर नहीं आती होगी। इस घर में कभी जूनागढ़ के राजकुमार रहा करते थे। राजकुमार पढ़ाई करने के लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय आए थे। इसी घर में रहकर बीए की पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद वे अपने प्रदेश वापस चले गए थे। मुन्नी के पिता को राजकुमार ने घर की देखरेख के लिए नियुक्त किया था। राजकुमार के जाने के बाद उन्होंने घर का कब्जा नहीं छोड़ा, मगर उसकी सफाई सुथराई में ढीले पड़ गए थे। इस लापरवाही का नतीजा उन दिनों ही दिखता था। अब घर कुछ और ज्यादा ढह गया था। माफ करना अगर मैं तुम्हें ना पहचानूं, मेरी याददाश्त गड़बड़ा गई है। मगर तुम्हें तो मैं जानती हूं। रिक्शे से उतरकर उसने कहा था। कुछ नहीं बदला था। छत की खपरेलें बस थोड़ी और खिसक कर टूट गई थीं। घर तक जाते हुए कंकरीले रास्ते के किनारे अब भी वो ठिकने से खंबे मौजूद थे, जिनका मसरफ कभी समझ में नहीं आया। उसी रास्ते पर हम टहला करते, एक खंबे से दूसरे खंबे तक, आगे पीछे मखमली काई से ढकी चारदीवारी के बगल में। वे खंबे करीब 2 फुट ऊंचे और उनके सिर पर बिल्कुल गोल फुटबॉल नुमा पत्थर आधी शताब्दी गुजरने के बाद भी वैसे ही थे। अपनी निश्चलता के सदा रुके हुए पल में जैसे एकाएक अभिशप्त, बरसों तक असर करता हुआ शाप जिसने उन्हें पत्थर की बूढ़ी जादूगरनियों में बदल दिया था। अनचक्के में अपने ही उल्टे जादू की कोसी हुई। सड़ते अमरूदों की नशीली गंध चारों तरफ फैलकर हमारी नाक में बस जाती। पेड़ों के नीचे
पीले पके अमरूद बिछे रहते, जिनके ऊपर चमकदार हरे रंग की मक्खियां और भुनगे छोटे छोटे विमानों की तरह भुनभुनाते। टहल टहल कर हम स्कूल की बातें करते। मुन्नी मेरे साथ एक ही स्कूल में एक कक्षा में पढ़ती थी। हमारे घर भी अगल बगल थे। उसका स्कूल का नाम संगीता था, मगर वो मुन्नी ही कहलाती थी। वो छोटी सी थी भी। हम इलाहाबाद के एक मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ के अधिकतर क्लास जर्मनी या केरल से आई सफ़ेद चोगा पहने कोई ना कोई कैथलिक नन लेती थीं। मेरे भाई और अशोक हमारे स्कूल के ब्रदर स्कूल में पढ़ते थे। अशोक मुन्नी का भाई था। नन अध्यापिकाओं को हम उनके दर्जे के हिसाब से सिस्टर या मदर कहते। उनके किस्से सुनाकर मुन्नी इतना हंसती कि हंसी की वजह से समझ में नहीं आता कि वो क्या कह रही है। उसने उनके रहने वाले कमरे के बाहर अलगनी पर टंगा एक बहुत बड़े साइज का अंदर पहनने वाला ब्रासियर देखा था। उसने ब्रा के बारे में बताया तो ब्रा के अंदर छुपे हुए अंगों का हमें ध्यान आ गया कि एक नन के शरीर में भी ये अंग होते हैं। पता नहीं क्यों इस बात से हम आश्चर्यचकित हो गए, मगर हंसी भी बहुत आई। उन दिनों हमें हर चीज पर हंसी आती थी। मुन्नी हंसती थी तो उसकी गोल बटन जैसी नाक सिकुड़कर ऊपर चढ़ जाती, आंखें चमकने लगती। काले रंग से बंधी उसकी कंधे तक आती दो पतली पतली चोटियां हिल हिल कर उसकी हंसी का समर्थन करती। स्कूल में पीटी का क्लास खत्म होने पर अपने सफेद कैनवस के जूते जूते पहने हम देर तक मौलश्री के पेड़ों के नीचे खामोशी से एक दूसरे के पैर पर चढ़कर उन्हें दबाने का खेल खेलते। सफेद जूते मिट्टी के रंग के हो जाते। स्कूल में सब मौलश्री को चौकी प्लम कहते थे। मुन्नी के घर के बाहर वही मामूली सी सड़क अब भी थी। सड़क ज्यादा चलने लगी थी। भारतीय स्टेट बैंक की एक शाखा सड़क के उस पार खुल गई थी। मोटर और स्कूटर की तादाद बढ़ गई थी, रिक्शों की घट गई थी। मैंने देखा कि फाटक के दाहिने तरफ जहां बैडमिंटन कोर्ट हुआ करता था, अब हरी घास की पट्टी थी। तब जब बैडमिंटन कोर्ट था, बैडमिंटन खेलने की इतनी हड़बड़ी रहा करती कि कभी कभी स्कूल का ड्रेस बदले बगैर ही हम खेलने पहुंच जाते। रैकेट से मारने पर बैडमिंटन की सफेद पंखों से बनी चिड़िया हवा में तैरती हुई कोर्ट के दूसरी तरफ जाकर गिर जाती। जब वो हवा में रहती तो मुझे लगता कि वो कोर्ट की दूसरी तरफ नहीं, पंख फैलाकर उड़ती हुई कहीं दूर चली जाएगी। मुन्नी के घर के ठीक सामने सड़क के उस पार आस्था अस्पताल भी खुल गया था। सुबह से अस्पताल के सामने मरीजों की लाइन लग जाती। कभी सफेद चादर ओढ़े हुए लोग स्ट्रेचर पर लेटे बाहर खड़ी एम्बुलेंस के अंदर किए जाते या अंदर से बाहर निकाले जाते। लगता कि बस जरा सी दूर खड़ी मौत मुन्नी के घर पर आंख गड़ाए हुए है। जब इसी सड़क पर हम साइकिल चलाते हुए स्कूल जाया करते थे, तब यहाँ पेड़ों से ढका पुरुषोत्तम का बंगला होता था। उसके खुले फाटक से गाय अंदर घुसकर बगीचा चबा जाती। बूढ़े पुरुषोत्तम लंगड़ाते हुए बाहर निकलकर गाय को हकाते। बंगला बंजर और वीरान लगता था। सड़क सुनसान रहा करती। आगे चलकर सड़क के एक तरफ कैथे के पेड़ आ जाते। स्कूल से लौटते समय हम साइकिल से उतर ढेला चलाकर सफेद पक्के कैथे गिराने की कोशिश करते। स्कूल जाते हुए घर के सामने मेरे तीनों भाई साइकिल धीमी करके चिल्लाते, अशोक अशोक, कि अशोक भी साइकिल लेकर निकलेगा कि नहीं। अशोक कभी निकल आता, कभी नहीं। जब निकल आता तो उन चारों की साइकिलें पूरी सड़क छेक लेती। हवा उनकी आसमानी रंग की स्कूली कमीज के अंदर घुस जाती और वे गुब्बारे की तरह फूल जाती। उनके बाल हवा में पीछे को बहने लगते। मुन्नी के तबाही की ओर फिसलते हुए घर के बड़े से हाथे का पिछवाड़ा हमारे घर के सामने के बगीचे और अंदर की सड़क से मिल जाता था। हमारे घर का हाथा भी बड़ा था। अंग्रेजों के बनाए उस जमाने के सभी इलाहाबाद के बंगलों के साथ ढेर सारी जमीन रहा करती थी।
दोनों घरों के बीच दीवार नहीं थी, सिर्फ करौंदे की कंटीली झाड़ियों की लंबी सी कतार निशानी थी कि एक हाथा कहाँ खत्म होता है और दूसरा कहाँ शुरू। बराबर आवाजाही की वजह से झाड़ियों के बीच से एक हरी सुरंग जैसी बन गई थी। पेट के बल रेंग कर कांटों से छिलती हुई मैं झाड़ियों की दूसरी तरफ उसके घर के हाथे में निकल आती। वो मेरे घर कम आती थी। वे लोग अग्रवाल थे। उनकी रसोई में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता था। उसके पिता को शायद डर रहा हो कि हमारे घर आकर वो मांस मछली न खाने लगे। हो सकता है वे उसे आने से रोकते हों, जबकि ऐसा किसी ने कभी कहा नहीं। मुन्नी अपने पिता को बाबूजी कहती थी, मगर जब हम आपस में उनकी बात करते तो वो उन्हें डैड कहती। पता नहीं वो गुस्सैल थे या नहीं, मगर शक्ल से गुस्सैल दिखते थे। उसके घर का पिछवाड़ा होने की वजह से पहले से ही नष्ट हाथे की देखरेख बिल्कुल ही नहीं होती थी। झाड़ियों में से पेट के बल निकलते ही मैं रेड़ के उलझे हुए जंगल के बीच होती। रेड़ के दरख्त ऊंचे नहीं थे, मगर घने थे। सांझ के वक्त रेड़ के जंगल में खरगोश, सियार और एक बार लोमड़ी दिखी थी। वहीं पर आम के एक धूल से लदे पेड़ पर से मैंने बिज्जू को उतरते देखा था, बस एक झलक भर। उसकी दुम झाऊ के पेड़ की डंगाल की तरह थी। दुम के रोए खड़े हुए थे। रेड़ के बड़े बड़े पत्ते हाथ से झलने वाले पंखों की तरह लगते थे। हवा चलती तो उनमें से कराहने और फुसफुसाने की आवाजें आती। हवा अपने हाथों से पंखा झल रही है, मैं सोचती। अक्सर लोग रेड़ का पत्ता मांगने आते थे। कई रोगों के इलाज में वे काम देते थे। पीछे से होती हुई मैं घर के सामने पहुंची तो मुन्नी बाहर नहीं थी। उसके पिता कटी बाह की सफेद बनियान और ढीली मोरी का पैजामा पहने अपनी मोटरसाइकिल का मुआयना कर रहे थे। बनियान एकदम सफेद होने के कारण उनका सांवला रंग और भी सांवला लग रहा था। मैं उसके पिता से घबराती थी। एक बार मैंने सोचा कि लौट जाऊं, मगर उन्होंने मुझे देख लिया था। उनके हाथ और सीने पर घने बाल थे। एक हाथ में वो स्टेनलेस स्टील का कड़ा पहनते थे। चेहरा धूप से तमतमाया हुआ हुआ था। गर्मी के दिन थे। नमस्ते, मुन्नी है? वे कम बोलते थे। उन्होंने पहले सिर नीचे किया, फिर ऊपर, कि वो अंदर है। गोल कमरा ठंडा था और अंधेरा। उसमें चौड़े हत्थे वाले बड़े बड़े सोफे रखे थे, जिनके हल्के रंग की वजह से वे अंधेरे में दिख रहे थे। आगे बढ़ी तो देखा कि सोफे पर उनके दो एल्सेशियन कुत्ते, टाइगर और लिली, गहरी नींद में सो रहे थे। लिली ने मेरी आहट पाकर दुम हल्की सी हिलाई। टाइगर सोता रहा। गोल कमरे के बाद मैया की पूजा वाली कोठरी थी। ताक पर सुनहरी किनारी वाला लाल कपड़ा बिछा था। उस पर बहुत सारे भगवान सजे थे। श्री रामचरितमानस और दो तीन अन्य मोटी मोटी धार्मिक पुस्तकें नीचे एक छोटी मेज पर रखी थीं। मैया इनमें से रोज 1.5-2 घंटे का पाठ करती थीं। भगवान की मूर्तियों की झाड़ पोंछ मुन्नी करती थी। सिर्फ एक बार मैंने उसको मैया के साथ पूजा करते देखा था। वो चौपलती मार के बैठी थी। उसने फ्रॉक फैलाकर घुटनों को ढक लिया था। धूप बत्ती का धुआं छोटे से कमरे में भर गया था। धूप बत्ती की महक तो थी ही, मगर पूरे घर में बासी दूध की सड़ती हुई गंध भी थी। उसके बाद भगवान की मूर्ति देखकर हमेशा मेरे नाक में सड़ते हुए दूध की महक आती। अंदर आकर सब तरफ देख लिया, मगर मुन्नी नहीं दिखी। मैया पूजा घर के पीछे वाले कमरे में बैठी पुराने चिथड़ों से कुछ सी रही थीं। कोई खिलौना, शायद कपड़े के खरगोश का कान हो या गिलहरी। क्या सी रही है मैया? मैं भी उन्हें मैया कहने लगी थी। वो मुझे बेटी की तरह मानती थीं। दीपावली की रात जब वो काजल पारती थीं तो मेरे लिए एक डिबिया जरूर अलग रखती। उनका गोरा पतला सा चेहरा
खून की कमी से सफेद हो रहा था। पैराशूट, उन्होंने जल्दी से मेरी तरफ देखते हुए कहा। वो पैराशूट की तरह नहीं लग रहा था। मुन्नी घर के एकदम पीछे वाले बरामदे में सीमेंट की मुंडेर पर चुपचाप बैठी रेड़ के जंगल को देख रही थी। मैं थोड़ी देर पहले वहां से गुजरी थी, मगर मुझे वो नहीं दिखी थी। इसका कारण था कि रास्ते में एक बड़ा सा नीम का पेड़ था। पेड़ को अमर बेल ने जकड़ लिया था और उससे लटकती बेल की लंबी लंबी रस्सियों के आर पार कुछ नहीं दिखता था। उसके बगल में 4-5 फुट ऊंची छोटी सी दीवार में नल लगा हुआ था। नल हमेशा सूखा रहता था। उसे खोल दो तो उसमें से सू सू की आवाज आती, निकलता कुछ नहीं था। अमर बेल की रस्सियों पर हम झूला करते। मुन्नी झूलने के मूड में नहीं लग रही थी। मैं बीमार हूं, शरीर का सारा खून बहा जा रहा है, मुझे देखकर उसने मरते हुए से अंदाज में कहा। उसका चेहरा उतरा हुआ था। मैंने उसका माथा छू के देखा। लगा हल्की सी हरारत है, मगर कोई खास नहीं थी। कहाँ है खून? मैंने पूछा। उसे लगा मैंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उसने अपने शरीर को मुंडेर पर रगड़ते हुए बाईं तरफ थोड़ा घसीटा। सचमुच मुंडेर की सीमेंट पर गहरे कत्थई रंग का निशान बन गया। ये कैसे हुआ? चोट है? दिखाओ कहाँ है, मैंने कहा। वो मुंडेर पर पीछे खिसक कर अधलेटी सी हो गई। उसने अपनी फ्रॉक ऊपर करके मुझे दिखाया। फ्रॉक के नीचे वो नीले रंग की जांघिया पहने थी। जांघिया पर फूल बने थे। वो सफेद नाड़े से बंधी थी। फूलों के बीच खून का धब्बा भी फूलों में मिल गया था। धब्बा किसी और जाति के फूल की तरह लग रहा था। मैया खून को रोकने के लिए नैपकिन सी रही हैं। कहती हैं अब ये हर महीने होगा, उसने हताशा से कहा। नैपकिन? वो कह रही थी पैराशूट है। उसने तिरस्कार भरी नजर मेरे ऊपर डाली, जैसे कि मैं कितनी बेवकूफ हूं। सब लड़कियों को होता है, तुम्हें छू दूं तो तुम्हें भी हो जाएगा। नहीं, मुझे मत छूना, मैंने थोड़ा पीछे हटते हुए कहा। नहीं छू रही हूं। टाइगर, टाइगर, अशोक आ गया था। उसने जोर से सीटी बजाई। टाइगर उसे सुनकर दौड़ा हुआ आता था, मगर टाइगर नहीं आया। टाइगर अशोक का दुलारा कुत्ता था। वो जंगल में गेंद फेंकता और टाइगर उसे मुंह में दबाकर वापस ले आता। लिली से उसको उतना प्रेम नहीं था। लिली बूढ़ी हो गई थी। अशोक के टाइगर प्रेम और उसके टाइगर को सीटी बजाकर बुलाने की आदत के कारण मुन्नी अशोक को टीयू कहने लगी थी। उसकी सीटी टीयू टीयू करके बजती थी। अब सभी उसे टीयू कहने लगे थे। अजीब सा नाम था, पर चिपक गया। टीयू वो अंदर गोल कमरे में सो रहा है। अभी आते में मैंने उसे देखा था, मैंने कहा। अशोक बिल्डिंग के बगल से होता हुआ फिर घर के आगे की तरफ चला गया। मुन्नी की अस्थिर आंखें मुझ तक लौट आईं। एक बात कहूं, किसी से कहोगी तो नहीं? मैं किससे कहूंगी? मैया से। नहीं, नहीं कहूंगी। मैं पूजा घर में गई थी। मैंने भगवान जी की मूर्तियों को भी छुआ था, उसने जरा देर रुक कर कहा। तो क्या हुआ? मैया ने कहा है मैं पूजा घर में गई तो अनर्थ हो जाएगा। मैं रसोई में भी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि जब तक खून बहेगा मैं रसोई या पूजा घर में नहीं जा सकती। मगर क्यों? मुझे ये सब शर्मनाक लग रहा था। क्या सचमुच मेरे साथ भी ऐसा होगा? हो सकता है। उसे कोई बीमारी हो गई होगी, मुझे नहीं हो सकती। मुन्नी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। मैं जा रही हूं मैया से पूछने। नहीं नहीं, तुमने वादा किया था। कभी मत कहना मैया से। मेरे पूजा घर में जाने वाली बात से उन्हें दुख होगा। वो डैड से कह देंगी। डैड पता नहीं क्या करें। मुन्नी अपने पिता से डरती थी। वो परेशान लगने लगी। वो सोच रही थी कि मैं मैया से कह दूंगी। मैंने मैया से नहीं कहा।
मैया धर्म को लेकर कट्टर थीं। मिशनरी स्कूल के छोटे से गिरजाघर में हम विद्यार्थियों को कभी कभी ले जाया जाता था। वहां नीची सी बेंचों पर घुटने टेक कर हम क्लास में रटाई गई प्रार्थना बुदबुदाते थे। उसके बाद उंगलियों से छूकर माथे और सीने पर क्रॉस बनाते हुए आमीन कहते थे। गिरजाघर के बाहर दीवार में बने पात्र से होली वाटर माथे पर लगाते थे। ये सब का रोमांच था। मैया को पता चला था तो उन्होंने इसको लेकर बहुत शोर मचाया। उन्हें लगा था उनकी बेटी ईसाई हो जाएगी। उन्होंने पिता को स्कूल भेज दिया था। हम फिर भी गिरजाघर जाते रहे। गिरजा पत्थर का बना हुआ और पुराना था। अंदर ठंडक रहती थी। कांटों का मुकुट पहने यीशु मसीह की प्रतिमा ऊपर दूर पर टंगी रहती थी। गिरजे के अंदर जाना अच्छा लगता था। जब हम 10वीं कक्षा में पहुंचे तो मुन्नी और मैं अलग अलग क्लास में बैठने लगे। वो हाई स्कूल वाले भाग में चली गई और मैं सीनियर कैम्ब्रिज वाले में। पढ़ाई बढ़ जाने के कारण मेरा उसके घर जाना भी कम हो गया। सीनियर कैम्ब्रिज कर लेने के बाद आगे पढ़ने के लिए मैं दिल्ली चली गई। वो इलाहाबाद में रह गई। छुट्टियों में इलाहाबाद आती तो उसकी खबर मिलती थी कि वो लोकल अखबार में पत्रकार हो गई है, कि वो उसी मिशनरी स्कूल में पढ़ाने लगी है जिसमें हम पढ़ा करते थे, कि उसने अपना अखबार चलाना शुरू कर दिया है। कितने साल यूं ही निकल गए। फिर पता चला कि वो बीमार है। कामकाज सब छूट गया है। तभी से शायद उसकी याददाश्त वाली बीमारी शुरू हुई होगी। मगर मैं उसके घर नहीं गई। मेरा वहां जाना बरसों से बंद हो गया था। हमारे घरों के बीच करौंदे के कांटों वाली झाड़ी कट गई थी। उसके और मेरे घर के बीच की सीमा रेखा कहाँ है ये साफ नहीं था। इसलिए वहां दीवार नहीं बनी थी। उसकी जगह जहां संभवतः सीमा रेखा होगी वहां मेहंदी के पेड़ों की कतार लगा दी गई थी। मेहंदी में कांटे नहीं होते। रेल का जंगल साफ कर दिया गया था। यहाँ से वहां तक सब खुल गया था और नुक्कड़ पर पुराने चिलबिल की छाया में खड़ी बिंदा दीन की गुमटी दिखने लगी थी। मगर उसके घर जाने का रास्ता अब ज्यादा कठिन लगता था। वहां जाने का ख्याल भी नहीं आता। फिर पता चला कि उसकी शादी एकदम से हो गई है। वो कहीं दूर चली गई है, शायद करनाल या फिर कर्नाटक, ऐसा ही कोई नाम बड़की ने कहा, जो उनके यहाँ भी काम करती थी। बरसों तक मैंने उसे नहीं देखा। मेरी दुनिया बदल गई थी, उसकी भी। मेरी दुनिया के नक्शे से उसका नाम हट गया था। इलाहाबाद से दिल्ली और दिल्ली से विदेशी शहरों की सैर करने में आधी से ज्यादा जिंदगी निकल गई। मैं बूढ़ी हो चली थी। वो भी मेरी ही उम्र की थी। मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचती थी। वो अभी जीवित थी क्योंकि उसके मरने की खबर नहीं आई थी। अभी मरने की उम्र ना तो उसकी थी ना मेरी। अगर ऐसी खबर आई होती तो मैं उसके बारे में जरूर सोचती। मगर जल्दी ही उससे मिलना हुआ। अशोक की मृत्यु के बारे में बड़की ने बताया। टाइगर को सीटी बजाकर बुलाता हुआ टीयू मुझे याद आया। मगर टाइगर और लिली तो कब के मर चुके थे। उनकी जगह सड़क के कुत्तों की फौज ने ले ली थी, जिनको टीयू रोटी खिलाता था। उसे कुत्ते पसंद थे। उसके परचाए हुए कुत्ते हमारे भी घर आकर रात भर नोच खसोट करते, शोर मचाते। अग्रवाल परिवार जिंदगी भर हमारे पड़ोस वाले घर में बना रहा। खुशी या गमी के मौके छोड़ वहां से शायद ही कोई हमारे घर कभी आया। मेरे घर से भी मेरे घर से भी कोई वहां नहीं जाता था। मगर खबर पूरी रहती थी। बड़की ने अशोक की मृत्यु के बारे में नहीं बताया होता तो भी मुझे पता चल जाता। कोई मर गया है, इसका अंदाज मुझे हुआ था। रात को 11 बजे रोने की आवाज मुझे अपने कमरे में जरा देर को सुनाई दी थी। फिर सन्नाटा। हमारे घरों के बीच रेल का जंगल नहीं था, मगर सन्नाटे में मुझे लगा कि जंगल कराह रहा है। हवा चल रही थी। तीसरे दिन होने वाले शांति पाठ के पहले ही मैं वहां चली गई।
पत्थर के शेरों की पहरेदारी वाले सामने के फाटक से एक दो बार ही मैं वहां गई थी। फाटक पर मुन्नी के स्वर्गीय पिता और दोनों भाइयों का नाम लिखा था, मुन्नी का नाम नहीं लिखा था। मुन्नी को मैंने पूछा तो पता चला कि वो है, बल्कि ये कि वो रोज चौक से आ जाती है। चौक में उसके पति का घर है, तो वो शहर छोड़कर गई ही नहीं। तुम्हें तो मैं जानती हूँ, उसने आते ही कहा, मगर तुम रहती कहाँ हो? वही हूँ जहाँ थी, तुम्हारे बगल में। मगर तुम कहाँ हो? मैंने तो सुना था तुम कहीं बाहर चली गई हो। नहीं, मैं चौक में रहती हूँ, मेरे पति वहां हैं, मेरी शादी हो गई है। इस इलाके में हम घर ढूंढ रहे हैं। मगर ये घर तो खाली पड़ा है। उसने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। मेरे पति मेरी देखभाल करते हैं, मेरी शादी एकदम से हो गई थी, उसने कहा। सुना तो था, मगर कब हुई? मुझे कुछ याद नहीं। मैं अस्पताल में थी, फिर मेरी शादी हो गई। मैं मना कर रही थी, मगर वो मान नहीं रहे थे। कौन नहीं मान रहे थे? अशोक भैया और मेरे पति। वो टीयू को अशोक भैया कब से कहने लगी थी। तुम्हारी शादी अस्पताल में हो गई? मुझे कुछ याद नहीं। किसी ने साड़ी का घूंघट मेरे मुंह पर डाल दिया। कुछ दिख नहीं रहा था। अंदर गर्मी थी, तो मैंने सिर निकालकर ऊपर देखा। अशोक भैया हाथ में सबसे बड़ा वाला कैडबरी चॉकलेट लिए खड़े थे। उसने चॉकलेट मेरे हाथ में पकड़ा दी। तब मैं हंसी। अशोक भैया ही तो थे जो सबको हंसाते थे। हाँ, हमें बहुत हंसी आती थी। शाम को तुम चौक चली जाओगी? नहीं, शांति पाठ के बाद जाऊंगी। तुम शांति पाठ में आना। जरूर आऊंगी। चलो मैया से तुम्हें मिलाती हूँ, वो खुश हो जाएंगी। मैया अभी थी, वे बहुत बूढ़ी हो गई होंगी, जब हम ही बूढ़े हो गए थे। उसने फिर अपनी बाह मेरी बाह में फंसा ली। वह गोल कमरे के मुख्य दरवाजे से मुझे अंदर ले गई। वो बड़े बड़े सोफे अब भी मौजूद थे, मगर उनके ऊपर का कपड़ा बदल कर कत्थई धारियों वाला कपड़ा मढ़ दिया गया था, और वो कमरे के बीच में नहीं, एक तरफ रख दिए गए थे। कुछ परिवार के लोग वहां बैठे आपस में बात कर रहे थे। एक औरत, जो शायद मुन्नी की भाभी थी, किसी दूसरी औरत से धीमी आवाज में बात कर रही थी। मुझे देखकर वो चुप हो गई। सब खड़े हो गए। कमरे में अंधेरा था। टाइगर और लिली सोफे पर नहीं सो रहे थे। मुन्नी कमरे की गोलाई पार करती हुई मुझे अंदर के एक और कमरे तक ले गई। फिर एकदम से उसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे रोक दिया। मैंने उसकी तरफ देखा। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसने फुसफुसा कर कहा, मैया से मत कहना। उस दिन को 50 साल बीत चुके थे। 50 साल जैसे पल भर में निकल गए थे, मगर वो दिन नहीं बीता था। वो मौजूद था अभी, उसके और मेरे दरमियान, समूचा, अपनी एक एक तफसील लिए ठहरा हुआ अध्वंस्य। 50 साल उसको नष्ट नहीं कर पाए थे, और वो जिसको कुछ याद नहीं रहता था, उसे वो दिन याद था। मैया ने मुझे नहीं पहचाना। उनकी आंखें धंस गई थीं, गाल की हड्डियां उभर आई थीं। मोटी रजाई के नीचे वो दुबकी पड़ी थीं। जाड़ा था। मैया अनीता आई है, उसने कहा। एनी, बगल वाले घर से। उनकी आंखों के गड्ढों में एकदम से पानी भर आया। उनके होंठ कांपने लगे। अशोक उनका पहला बच्चा था। उसे देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती। उसके लिए वो रसोई में जाकर उसकी पसंद की चीजें बनाती थी। पहली बार किसी बच्चे की शरीर की गर्मी उन्होंने अपने शरीर पर महसूस की होगी। उन्होंने रजाई से एक हाथ बाहर निकालकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके हाथ का मांस लगभग गायब हो चुका था। मुझे लगा मेरे हाथ में लंबी कुंजियों का ठंडा गुच्छा आ गया है। वो पैराशूट नहीं था। थोड़ी देर खामोश रहने के बाद
उन्होंने एकाएक मेरी तरफ देखा। मुझे मालूम है कि वो पैराशूट नहीं था, मैंने कहा। चलो अब बाहर चलते हैं, तुमने उन्हें देख लिया। मुन्नी मेरा हाथ घसीट रही थी। शायद उसका डर लौट आया था कि मैं मैया को से बता दूंगी कि उसने भगवान की मूर्तियों को छुआ था जब वो अपवित्र थी। लगभग लगभग आधी सदी बीत गई थी, मगर वो अभी तक अपवित्र और पवित्र के जंजाल में फंसी हुई थी। एक बार वो कीड़ा दिमाग में घुस जाए तो क्या वो सदा वहां रेंगता रहता है? बाहर धूप में निकलकर अच्छा लगा। फाटक के पास घास की पट्टी के बगल की क्यारियों में रंग बिरंगे मौसमी फूल खिले हुए थे। अब तुम कहाँ रहती हो? शायद वो समझी नहीं थी कि मैं अभी उसी घर में थी, उसके बगल में। हम फिर कैसे मिलेंगे? अपना मोबाइल नंबर दे देना, उसने बिना मेरे जवाब का इंतजार किए हुए कहा। हाँ, दे दूंगी, मैंने कहा। तुम्हें मैसेज कर दूंगी। उसने नहीं पूछा कि मैं उसे किस नंबर पर मैसेज करूंगी। अपना मोबाइल नंबर दे देना, उसने दोबारा कहा। हाँ, मैं मैसेज कर दूंगी, मैंने फिर कहा। मैं शेर वाले फाटक से बाहर निकलकर घर वापस आ गई। अशोक के शांति पाठ में मैं नहीं गई। शुक्रिया। दूसरी कहानी भी हो गई, और कहानी के बारे में और तो मुझे कुछ ज़्यादा कहना नहीं है, और समय भी अब पूरा हो चुका है। तो आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी देर तक बैठकर ये मेरी कहानियाँ सुनी। और फिर से मैं अर्पण जी और जन सुलभ लाइब्रेरी का शुक्रिया अदा करती हूँ। और ऐसे ही आप कार्यक्रम करते रहे तो बहुत अच्छा, एक साहित्य की सेवा है। शुक्रिया।